दोस्तों नमस्कार। हमने एक वीडियो बनाया था जगदीप धनखड़ के ऊपर और काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को। आज हम उनके ऊपर आगे और बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ का क्या एक्शन है, क्या करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया, एक्चुअली रिज़ाइन नहीं किया, उनको बीजेपी ने कहा था कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेके आ रहे थे बीजेपी के लिए। और अगर बीजेपी यहाँ पे एक्टिव ना होती या हमारी एजेंसीज एक्टिव ना होती तो यहाँ पे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती इंडिया के अंदर। और जब जगदीप धनखड़ को कहा कि रिजाइन कर दो, उनको रिजाइन करना पड़ा, नहीं तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाती, उनके लिए दिक्कत हो जाती। लेकिन इनको रिजाइन करवाने के बाद बीजेपी ने उनसे कहा कि आप अपना ऑफिशियल रेसिडेंस को छोड़ दो, यानी कि घर छोड़ दो जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, और उनको कहा कि इमीडिएटली मूव आउट कर जाओ। और वो सोच रहे कि मूव आउट भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, और साथ में उनके ऑफिस को सील कर दिया गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने रिजाइन करने से पहले एक दिन पहले पूरे स्टाफ को वहां पे डिनर पे बुलाया था, मीडिया के पर्सनों को बुलाया था, और हो सकता है कि वहां से कुछ सामान ना ले जाए। तो बीजेपी ने पूरे उनके ऑफिस को सील कर दिया, और वहां पे आईबी और सीबीआई के लोग बैठे हैं इस पे, पूरी नजर रखी हुई है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे, अपनी पोस्ट को मिसयूज कर रहे थे। खाना तो खिलाया अपने पैसे से, अपनी वाइफ का बर्थडे बना लिया, लेकिन कुछ और काम कर रहे थे। जगदीप धनखड़ को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लाने से पहले उनको बनाया था गवर्नर वेस्ट बंगाल का, और क्योंकि वो लीगल बैकग्राउंड है उनका, और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि ममता बनर्जी की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी थी, जहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट किया जाना था, उसकी पूरी डिटेल लेकर के आए, जिससे उनके खिलाफ केस फाइल किया गया ममता बनर्जी के खिलाफ, और उनको बड़ी मुश्किल हुई इस चीज के ऊपर। उनको अप्रिशिएट करके धनखड़ को लाया गया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कि आप अपना काम करेंगे, लेकिन शायद धनखड़ को कुछ उम्मीद ज्यादा थी। वो वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे बैठे हैं, वो इंटरफेयर करने लग गए थे बीजेपी के वर्किंग सिस्टम के अंदर, और ये सोचते थे कि मेरे को बीजेपी के लीडर आए और नमस्ते करें। दूसरी बात ये थी कि वो चाहते थे कि जब हरियाणा में इलेक्शन हुए तो उनके कैंडिडेट को नाम दिया जाए, कुछ उनके रिश्तेदार होंगे या क्लोज फ्रेंड्स होंगे। तो बीजेपी ने उनको एंटरटेन नहीं किया। इससे पहले यूपी के अंदर भी यही कोशिश की थी, वहां पे भी उनको एंटरटेन नहीं किया गया था। तो बीजेपी से काफी नाराज थे। उससे पहले जब बने वाइस प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस के टीएमसी के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर के उनकी मिमिक्री की थी, बड़ी इंसल्टिंग बात की थी। और आप कांग्रेस या टीएमसी के लीडर्स को पहले तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, और इवन वहां पे जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन धनखड़ साहब भी उनके सामने खड़े थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से ऐसे चल रहा था कि धनखड़ साहब गवर्नमेंट से नाराज है, और ये नाराजगी कुछ जाहिर भी थी, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी एजेंसीज होती हैं, आईबी, ये पूरा वाच रखती है किसी भी चीज के ऊपर, मूवमेंट पूरी होती है, सिक्योरिटी का काम भी करती है, साथ में बात भी करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास कि कौन उनसे मिलने आ रहा है, क्या बात हो रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पास नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही धनखड़ साहब की इंसिडेंट क्लोज हुई या उन पर क्लोज वॉच शुरू हो गई, तो पता चला कि इनके तो कुछ कारनामे उल्टे चल रहे हैं। इनकी जो केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई, जबकि केजरीवाल ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के मेंबर है, उनके साथ धनखड़ साहब की जो मीटिंग हुई उसको बड़ा सस्पिशियसली देखा जा रहा था, और यही कारण था कि धनखड़ साहब पे और ज्यादा क्लोज बात होती शुरू कर दी। और उसके बाद धनखड़ साहब ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर खड़गे को ओपन सपोर्ट देनी शुरू कर दी और बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो इससे तो बात समझ में आ गई, ये कुछ गेम चल रही है, यहाँ पे गेम प्लान चल रही है। और अब ये भी पता है कि जब धनखड़ साहब गद्दी तो छोड़ दी उन्होंने, बहुत जल्दी धनखड़ साहब कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे उनके प्रोग्राम के अंदर, और हो सकता है कि ये बिहार के इलेक्शन में बड़े एक्टिवली सपोर्ट करें, पार्टिसिपेट करें। लेकिन इनके सपोर्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो इनकी रेपुटेशन है, ना इनकी बैकग्राउंड है, ना इनकी पॉलिटिकल लाइफ काफी एक्टिव होगी, इस चक्कर में भी नहीं। और ये जाट है, वो भी राजस्थान के। लेकिन इससे पहले जब यहाँ पे चल रहा था, एजिटेशन चल रही थी किसानों की, तो उसके ऊपर भी कहा गया था कुछ काम करो, लेकिन उससे भी बड़े नाराज थे ये गवर्नमेंट से चाहते थे कि इनके एजेंडे पे काम किया जाए। अब धनखड़ साहब ने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चिंता भी है इनके पास, और चिंता ये है कि ये अब आगे क्या करेंगे। जो पार्टी इनको गालियां दे रही थी, अब उसके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इनका कोई धर्म विवाद नहीं होता। और वैसे देखा जाए तो जैसे सत्यपाल मलिक ने उल्टी सीधी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी जब उनको जेएनके का गवर्नर हटाया गया था, और उनको गवर्नर इसलिए हटाया गया था कि वहां पे करप्शन कर रही थी, और उनको समझाने की कोशिश की। मैं सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूँ जो जेएनके के गवर्नर थे, कि आप
अपना जो डिस्टेंस है मेंटेन करके रखो पॉलिटिशियन से, उनसे पर्सनल बातें मत करो, पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन वो बाहर नहीं आए क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक चल रहा था उमर अब्दुल्ला के फादर फारूक अब्दुल्ला के साथ, और वहाँ पे कुछ खिचड़ी पकड़ी थी, उनको रिमूव कर दिया गया, किसी और स्टेट का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो टारगेट करते रहे बीजेपी को, और अल्टीमेटली बीजेपी ने उनको गवर्नरशिप से हटा दिया जब उनका टेन्योर पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद उनको एक नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से कि जो उनकी एक्टिविटी चल रही थी जेएनके के अंदर, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि आईसीयू में क्यों एडमिट हुए होंगे। और इसी तरीके से धनखड़ साहब, वो बीजेपी तो छोड़ गए या वाइस प्रेसिडेंट की सीट तो छोड़ गए, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जो बीजेपी को टारगेट करने का काम है, इससे पहले कुछ और भी बातें चल रही थी। देखिए, कुछ बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते या मोदी को पसंद नहीं करते। वो लोग कुछ आरएसएस को बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा पीछे जो आरएसएस की चीफ थे, स्टेटमेंट दी थी कि 75 साल की उम्र में पॉलिटिशियन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ये कोई जानबूझ के, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, एक जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा किया गया था मोदी को हटाने का। क्योंकि जब 2013 में मोदी आए थे तो तब भी लोग नहीं चाहते थे कि मोदी बने, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन था कि आरएसएस के वर्कर या बीजेपी के वर्कर्स का ओपिनियन था, वो बहुत ज्यादा फेवर में था मोदी के। अगर मोदी 2014 में कैंडिडेट ना बनाए जाते बीजेपी के, तो मैं नहीं सोचता कि उस टाइम पे बीजेपी पावर में आ सकती थी। अगर आती तो माइनॉरिटी में आती। लेकिन पीएम मोदी उनको आगे ले गया क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा प्रभाव था, और बहुत से लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। इवन नीतीश कुमार भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं जब 2018 का इलेक्शन हुआ तब भी एक इशू उठ रहा था कैंडिडेट बीजेपी का, लेकिन उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो चुपचाप बैठ गए। फिर आप 2024 के इलेक्शन देखिए, उस टाइम पे बीजेपी को अंदर से चोट पहुंचाई गई, और बीजेपी को चाहते थे कि बीजेपी को 270 से कम सीट मिले या 200 सीटें मिले, ताकि बीजेपी के अंदर मोदी को हटा करके किसी कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट को लाया जा सके। यही बात चली थी जब वाजपेयी पीएम बने थे 1998 में। 13 दिन के लिए पीएम बने। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने वाजपेयी को जो सपोर्ट मिल रही थी एआईएडीएमके से, उसको हटवा दिया और वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई। जब वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चली, जो सीख कर रहे थे वाजपेयी सपोर्ट देने की, उनको एक वोट से डिफीट मिली। देखा जाए तो आईबी, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं रॉ में काम करता हूँ, आईबी के पास पॉलिटिशियन का बहुत कंट्रोल होता है क्योंकि इंटरनल इश्यूज को देखते हैं। अगर आईबी चाहे तो 8 से 10 एमपीज को किसी की फेवर में ला सकती है, लेकिन आईबी का जो लाइन ऑफ एक्शन होती थी वो होती थी बीजेपी के खिलाफ या फेवर में होती थी कांग्रेस के। तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद वाजपेयी बात को समझे नहीं होंगे। लेकिन वाजपेयी जब 2014 में तो पीएम बन गए, उस टाइम पे वाजपेयी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई। कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा था? क्या सिर्फ उनके एनएसए कर रहे थे? ब्रजेश मिश्रा। 1999 का जो कारगिल अटैक हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी जो रॉ ने दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। जानबूझ के वार होने दिया ताकि वाजपेयी की बदनामी हो। इवन आईबी के पास इंफॉर्मेशन होगी, आईबी बॉर्डर को देखती है, इवन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन शेयर किसके साथ करेंगे? शेयर तो एनएसए के साथ करेंगे। एनएसए कंप्रोमाइज आदमी थे, उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी, उनकी लॉयल्टी थी एलके अडवाणी के साथ, और एलके अडवाणी बनना चाहते थे पीएम, लेकिन वाजपेयी बन गए। फिर आपका पार्लियामेंट का अटैक हुआ, फिर आपका आईसी 814 का हुआ। ये सबके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रॉ ने प्रोवाइड की थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया गया डेलिबरेट। और जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी उनको कोई बेनिफिट भी नहीं दिया गया। उनका जो एक कैरियर प्रमोशन होना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, रादर उनको साइड लाइन पे लगा दिया गया कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों दी। ये एटीट्यूड था रॉ का। रॉ के नीचे के लोग तो हैं, लेकिन जब ऊपर का आपका ऑफिसर इस टाइप पर बैठा हो या आपका एनएस इस टाइप पर बैठा हो कि आपने पीएम को खबर नहीं देनी, क्योंकि जो पीएम को इंफॉर्मेशन जाती है रॉ के चैनल से, आईबी के चैनल से, वो जाती है एनएसए के थ्रू। और ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे, उनका तो कहते हैं कि यूएस के अंदर बहुत डीप कनेक्शन था, उनके लड़कियां वहां काम करती थी और उनका कांग्रेस से कनेक्शन था। वाजपेयी की सबसे भारी गलती थी कि उन्होंने ब्रजेश मिश्रा जैसे आदमी को अपना एनएसए बनाया। लेकिन अब वाजपेयी ने जब 2004 का इलेक्शन लड़ा, तो उस टाइम पे उनका जो प्रोपेगेंडा था वो था शाइनिंग इंडिया, इंडिया को शाइन कराऊंगा, क्योंकि वाजपेयी के पास बहुत से इश्यूज थे। अगर इंडिया में हाईवे बननी शुरू हुई थी वाजपेयी के टाइम में, अगर इंडिया के अंदर रिवर को कनेक्शन का काम दिया गया तो वाजपेयी ने उसको इनिशिएट किया, उससे पहले इंदिरा गांधी ने भी किया था। तो वाजपेयी डिफेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा काम करना चाहते थे। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का काम था, उन्होंने कहा था 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए हमारी नेवी के पास, और फर्नांडिस उनके साथ पूरी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 5 साल का टाइम बहुत कम होता है डिफेंस के लिए,
तो अचीव नहीं कर पाए। अगर वाजपेयी को आरएसएस सपोर्ट करती 2004 के इलेक्शन में, तो वाजपेयी जीतते और मनमोहन सिंह कभी पीएम न बनते। लेकिन आरएसएस का तो अपना एजेंडा है। मैं आरएसएस कुछ पावरफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे के लोगों की बात नहीं कर रहा। नीचे के कैडर की तो पूरी सिंपैथी है, पूरी लॉयल्टी देश के साथ, लेकिन ऊपर वाले पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं। वो चाहते थे अडवाणी बने, अडवाणी बने तो एक कमजोर पीएम होगा तो उनको सपोर्ट मिलेगी। इसी तरीके से 2014-13 भी चाहते थे पीएम मोदी के बदले कोई ऐसा आदमी मिले जो कमजोर हो और उनके इशारों पे नाचता रहे, और इसीलिए मोहन भागवत किसको सपोर्ट करते हैं? वो करते हैं नितिन गडकरी को, लेकिन नितिन गडकरी तो अपनी सीट नहीं जीत सकते। बड़ी मुश्किल से तो पीछे इलेक्शन जीत के आए थे नागपुर के अंदर। और अब भी जो पीएम मोदी पे एक अटैक किया गया है धनखड़ के द्वारा, उसके पीछे ये भी कहते हैं कि आरएसएस से कुछ लोग थे जो इनके पास ब्रीफिंग कर रहे थे। कुछ सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी ले रहे हैं, कुछ आरएसएस के जो लोग क्लोज हैं वो भी उनको जाके ब्रीफ कर रहे थे कि आप आओ, हम आपके साथ हैं। और बीजेपी अगर टाइमली एक्शन न लेती तो धनखड़ बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम कर सकते थे बीजेपी के खिलाफ, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी हो जाता। लेकिन आपको पता है कि मोदी के आगे 2 आंखें हैं, पीछे 4 हैं। और इसी तरीके से शाह भी बहुत मजबूत आदमी है, सब चीजों को जानते हैं, सब चीजों को समझते हैं। फिर हमारे एनएसए बैठे हुए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी बड़ी पैनी नजर रखते हैं हर एक इशू के ऊपर। और इस तरीके से धनखड़ ने जो कोशिश की थी बीजेपी को हराने की या बीजेपी को डिफीट करने की, वो काम पूरा नहीं कर पाए या वो चीज अचीव नहीं कर पाए। आपकी इंट्रोडक्शन सर पूरी कितना 15 मिनट की हो गई, 14 मिनट की। तो एनीवे आई थिंक स्पीच में मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया कि यहाँ पे उदय शंकर पानी जी बैठे हैं जो सिर्फ बॉलीवुड के अंदर काम नहीं करते, जिनका पॉलिटिकल बड़ा अच्छा कनेक्शन है। इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। होता क्या है कि कई बार मैं बात करते करते जो अपनी बातों में इतना खो जाता हूँ कि मैं बात अपनी साइड पे कर ही नहीं पाता। और खैर पानी जी के साथ तो इंट्रोडक्शन होती रहेगी, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन भी होगी। पानी जी आप भी कुछ कहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अभी बात कर दी और आपको मौका नहीं दिया बात करने का, ना आपकी इंट्रोडक्शन दी। अरे नहीं सर, आपने पूरी बात कह दी, बट यही है कि अक्लमंद को इशारा काफी है। अब ऑपोजिशन चली है, उनको फेयरवेल पार्टी और उनकी स्पीच रखने के लिए आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो ये समझ जाइए ये क्या खेल हुआ है, बड़ा सोची समझी चाल चली गई है, विच वॉज अ मेजर थिंग। दैट इज वाई दिस मेजर डिसीजन वॉज टेकन टू साइडलाइन द वाइस प्रेसिडेंट, which is a very important thing. वो हिस्ट्री इस बात को बार बार दोहराएगी। सो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड एंड 17 मिनट हो गए सर। थैंक यू वेरी मच। और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमारे सूद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनका बटन दबाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारे मैसेजेस वगैरह तो प्लीज शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जिससे हम उसको सुधार सकें और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है उस तरह के प्रोग्राम बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।